राम राम सा। आज हम आरएस जो मेंस हुआ है 2024 का एग्ज़ाम, उसके बारे में एक जो बार बार जो मुद्दा उठाया गया था कि जो कोचिंगें हैं वो बड़े पैमाने पर जो हैं इस आरएस मेंस के एग्ज़ाम में विफल हुई है। तो आज हम उन्हीं कारणों को जो है तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कोचिंगों को जो है एक बार फिर विफलता जो झेलनी पड़ी है। क्योंकि दरअसल इससे पहले जो 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था आरएस मेंस का, उसमें भी ऐसा कहा गया था कि कोचिंगों का कंटेंट काम नहीं है या उनकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह चीज़ें जो थी, प्लानिंग जो थी जिस तरह की होनी चाहिए थी, जो उनका वैल्यूएडिशन था, वो सारी की सारी चीज़ें जो विफल हो गई। तो आज हम एक बार फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरएस जो मेंस 2024 है उसमें कोचिंग एक बार फिर क्यों विफल हुई, किन कारणों से जो है बच्चों को जो है सबसे ज़्यादा निराशाएं जो है कोचिंगों के माध्यम से जो है वो झेलनी पड़ी है। तो अगर हम एक एक करके अगर बात करें तो सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम है कोचिंगों में तो वो है कंटेंट। अब कंटेंट किस तरह कैसे प्रॉब्लम है, सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम है वो है कि एनसीईआरटी और आरबीसी की किताबों से जो है दूरी बनाना। कोचिंगों में हो क्या रहा है, वो कहते हैं हम आपको अपना कंटेंट देंगे, और इस अपने अपने कंटेंट के चक्कर में हो क्या रहा है कि एनसीईआरटी और आरबीसी की जो किताबें हैं ना, जो ऑथेंटिक किताबें हैं जहाँ से सवाल आने के सबसे बड़े चांसेस रहते हैं, और खास तौर से जो सिंपल सवाल होते हैं वो इन किताबों से आने के जो है बहुत बड़ी संभावना जो है वो रहती है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने अपने आप को एनसीईआरटी और आरबीसी किताबों से दूर किया है, और जब वो दूर हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे भी उनसे दूर हो गए हैं। और जब आप ऑथेंटिक सोर्स इतने दूर हो चुके हैं तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आरपीसी जैसे एग्जाम में, यूपीएससी जैसे एग्जाम में जो है आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यानी कि कोचिंग वाले ये तो कह देते हैं कि हमने यहाँ इसमें एनसीईआरटी के भी जो है आपके जो वैल्यूएडिशन है वो कर दिया है, इस इनका भी वैल्यूएडिशन कर दिया है, लेकिन वो कहने तक सीमित है सिर्फ और सिर्फ। एनसीईआरटी की आप भाषा को वैसा नहीं रख सकते जैसे आपके नोट्स में, आरबीसी की जिस तरीके की भाषा यूज की गई है वैसे आप जो है वहां पर नहीं रख सकते, एनसीईआरटी ने जिस तरह की कहानियां लिखी है वो कहानी आप अपने नोट्स में नहीं इंक्लूड कर सकते। प्लस ये एनसीईआरटी और आरबीसी किताबें ऐसी है जिनको इजीली जो है बच्चा कभी भी पढ़ सकता है, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपके जो कोचिंगों के नोट्स के जो बड़े बड़े पुलिंद होते हैं वो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ सकता एक साथ में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि एनसीईआरटी और आरबीसी की किताबों से खुद को भी दूर करना कोचिंगों के द्वारा और बच्चों को भी दूर कर देना। दूसरी चीज क्या हुई है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनकी जगह कम अनुभवी स्टूडेंट्स को कंटेंट बनाने का काम सौंपना। आपने अगर कोचिंगों के सिस्टम को अगर नहीं समझा है, अगर ज्यादातर जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं होता है, वो सोचते हैं कि भाई कोचिंगों का कंटेंट तो महान कंटेंट है, इससे तो बाहर कुछ आएगा नहीं। ज्यादातर जो गांवों के बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, वो तो इसी उम्मीद के साथ जाते हैं वहां पर, जयपुर जाएं या फिर कहीं और जाएं कि भाई यहाँ कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो मेरा कोई सिलेक्शन रोकेगा नहीं। दरअसल ऐसा कुछ है नहीं। आपकी जिंदगी के साथ ज्यादातर मामलों में खिलवाड़ होता है, 90% कोचिंग यही करती है। वो करती क्या है, जो कम कम अनुभवी स्टूडेंट्स हैं, भाई आरएस का एक मेंस लिखा है, दो मेंस लिखा है, उनको जो है कंटेंट बनाने के लिए बैठा देते हैं। और वैसे बच्चों को जब कंटेंट बनवाने पर आप बैठा रहे हो तो वो न तो ढंग की भाषा का यूज कर सकते हैं, ना वो वैल्यू एडिशन ढंग से कर सकते हैं। उन्हें बस यही काम करते हैं, वो गूगल से कॉपी पेस्ट करो या फिर चैट जीपीटी वगैरह का काम लो, और कुछ काम नहीं। ठीक है, ज्यादातर कोचिंगों में कह रहा हूं, सब कोचिंग नहीं है, कुछ कोचिंग सच में अच्छी भी है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है। और जब आप स्टैंडर्ड बुक्स की अगर बात करोगे ना, अब लक्ष्मीकांत जैसी किताब है, उसमें आप पॉलिटी में क्या किसी भी कोचिंग के नोट्स की जो प्रतिस्पर्धा हो सकती है, किसी भी हालत में नहीं हो सकती। और यहाँ पर जो ये बच्चे नोट्स बना रहे हैं और जो बच्चों को दे रहे हैं दूसरे बच्चों को, उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है किसी भी मामले में। इसलिए स्टैंडर्ड बुक्स को इग्नोर करना और बच्चों को ये कहना कि स्टैंडर्ड बुक्स मत पढ़ो, लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, आप हमारे कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, वो बहुत बड़ी गलती है। और इसी तरीके से जैसे कि दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स भी कई सारे सब्जेक्ट में, जैसे स्पेक्ट्रम हो गई या फिर मेरे को विपिन चंद्र हो गई, वहां से दूरी बनाना भी एक अपने आप में क्या बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि वो किताबें उन लोगों द्वारा लिखी गई है जिनकी यानी कि महानता यहाँ पर मैं कुछ शब्दों में नहीं बता सकता, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जो है पढ़ाइयाँ की थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बस एक दो आरएस के मेंस लिखे, चलो नोट्स बना लेते हैं और बच्चों को दे देते हैं। और ये सबसे बड़ी जो है हमारी गलती है कि स्टैंडर्ड बुक से दूरी बनाना और इन पर जो है निर्भर रहना कोचिंगों के नोट्स पर, वो गलती है। तीसरी चीज क्या हो रही है कि कोचिंगों के नोट्स में दो पैटर्न दिख रहे हैं। क्या पैटर्न दिख रहे हैं, जो मैंने जो है वो पैटर्न जो देखने की कोशिश की है। पहला पैटर्न तो कि बहुत सारी कोचिंगों में ये दिख रहा है कि उनके जो नोट्स हैं आधे अधूरे हैं। यानी आरएस मेंस एग्जाम में किस तरह के सवाल आ सकते हैं, कहां तक आरपीसी जा सकती है, कितनी टफ सवाल आ सकते हैं, कितने सिंपल आ सकते हैं, उन मामलों में अधिकतर कोचिंगों में जो कंटेंट दिखता है वो आधा अधूरा दिखता है। और कुछ एक ऐसी कोचिंग है मुझे दिखी है जहां पर कंटेंट बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा लेंथी है। एक तो उनकी भाषा बहुत ज्यादा लेंथी है, प्लस एक टॉपिक को इतना बड़ा कर दिया है कि बच्चा अगर पढ़ेगा ना तो मुश्किल से एक सब्जेक्ट जो उसे कवर होगा ढंग से, बाकी सब्जेक्ट ही सारे के सारे छूट जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है दिख रही है कि या तो बच्चों को जो कोचिंगों में कंटेंट मिल रहा है वो आधा अधूरा मिल रहा है, या फिर इतना बड़ा कंटेंट मिल रहा है कि बच्चा जो है 3-4 सालों से पहले जो शायद कंटेंट भी ना पढ़ पाए। तो यहाँ पर ये जो है कंटेंट के स्तर पर जो है प्रॉब्लम जो है लगातार फेस करनी पड़ रही है बच्चों को। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या, कंटेंट। अब इसके बाद में अगर दूसरा कोचिंगों के स्तर पर जो फेलियर हो रहा है वो है प्लानिंग का फेलियर। प्लानिंग का फेलियर किस तरीके से है कि
मेरा ऐसा खुद का पर्सनली मानना है कि अगर बच्चों को ढंग से अगर पढ़ाना है तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, उन्हें यह कहना चाहिए कि एनसीईआरटी पढ़ो आप भाई, सबसे पहले एनसीईआरटी और आरबीसी की जो किताबें हैं वो, उसके बाद में जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़नी चाहिए, और उसके बाद में आपके हाई वैल्यू एडिशन उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। यानी कि 3 फेज में चीजें चलनी चाहिए। सबसे पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, यानी एनसीईआरटी मान लो कि आपने पॉलिटी की पढ़ ली, उसके बाद लक्ष्मीकांत बुक पढ़ ली, और फिर आप करो हाई वैल्यू एडिशन। किसी भी कोचिंग के नोट्स के बाद में यहाँ पर आते हैं किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स, जैसे विजन आईएएस है, उसके आप जो है वैल्यू एडिशन के नोट्स जो है काम में ले सकते हो। लेकिन कोचिंग क्या कर रही है, कोचिंग जो है ये वाला अपना कंटेंट है ना, या तो वो सीधा आधा अधूरा कंटेंट आप पर थोप देगी, या फिर कुछ ऐसी कोचिंग होगी जिन्होंने जो है भारी भरकम कंटेंट बना रखा है कि भाई इस तरीके से कंटेंट बना देते हैं कि वो सवाल बारी ना आए, लेकिन इतना भारी भरकम होता है कि बच्चे नहीं पढ़ पाते, और इन दो कंटेंट को जो है यहाँ पर वो थोप देते हैं सीधे, जो तीसरा फेज होना चाहिए वहां पर उनको थोप देते हैं, और यहां से ये चीजें जो है दो पूरी पूरी खत्म हो जाती है। इसके कारण होता क्या है कि इन चीजों को, इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करने के कारण क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के या तो बेसिक बहुत कमजोर रह रहे हैं, या कोचिंगों के भारी भरकम कंटेंट जो है शुरू में ही देने से जो है वो बर्डन जो है बहुत ज्यादा जो है उनका लगातार बढ़ रहा है, कि या तो जो है अगर कोचिंगों का कंटेंट आधा अधूरा है तो बेसिक कमजोर रह जाएंगे, और या फिर कोचिंग का कंटेंट बहुत ज्यादा है तो उनका बोझ जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना जो है कहीं ना कहीं जो है इस मेंस में जो है लगातार जो है कोचिंगों की सफलता का कारण बन रहा है। अगली चीज अगर हम देखें कि क्या है, तीसरी चीज है मेरे हिसाब से, ये जो दुकड़ा है यूपीएससी के बच्चों का की बहुत बड़ा है, वो क्या, कॉपी चेकिंग। कॉपी चेकिंग में क्या हो रही है, पूरी तरीके से धांधली हो रही है, ढंग से कॉपी चेक नहीं की जाती किसी भी कोचिंग में। किसी भी कोचिंग का नाम ले रहा हूं मैं, किसी भी कोचिंग, चाहे आरएस की कोई सी भी कोचिंग हो, क्या हो रहा है वहां पर कॉपी चेकिंग में, हो क्या रहा है कि भाई एक ढंग से मैं अपनी खुद की भी कॉपी चेक करता हूं, मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, यूपीएससी की कॉपी की बात कर रहा हूं, और अगर आरएस की भी करूंगा तो मान के चलिए 2 घंटे तो लगेंगे, लेकिन ढंग से कर रहा हूं। वो कॉपी चेकिंग में कुछ नहीं कर रहे, उनको जो है पैसे दिए जाते हैं, और जो पैसे के अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा कॉपियां चेक वो कर सकते उतनी कर लेते हैं, आधे घंटे में कॉपी को निपटा दिया। वो ना तो ये बताते हैं कि आपके इंट्रो में क्या गड़बड़ थी, ना वो ये बताते हैं कि आपकी मेन बॉडी में आप क्या और एक्स्ट्रा चीजें लिख सकते थे, और ना वो ये बताते हैं कि आप निष्कर्ष को और ज्यादा कितना जो है अच्छा बना सकते थे, कुछ नहीं बताते वो। बस इतना लिखा होता है कि 5 में से 2 नंबर है, 10 में से 4 नंबर है, बस इतना ही होता है, और ज्यादा से ज्यादा ये लिखी हुई होगी चीजें, सुधार करें, प्रयास करते रहें, आप अच्छा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। वो मेन कमी बच्चों को नहीं बता पाते कि भाई ये चीज आपकी कॉपी में कमी है, और इस कमी को आप दूर नहीं करते तो आपको जो सफलता नहीं मिलेगी, ये किसी भी कॉपी में नहीं लिखी हुई होती है चीज। और यहाँ पर कॉपी चेकिंग में बैठते कौन है, जिन्होंने 1-2 आरएस के मेंस दे रखे होते हैं, बस कॉपी चेक करो। और कई मामलों में तो ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने मुश्किल से एक प्री भी पास नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने यूपीएससी में तो देखा है जिन्होंने यूपीएससी का प्रीलिम्स तक पास नहीं किया वो कॉपियां चेक कर रहे होते हैं। तो ये हालत है, और कॉपी चेकिंग में जब चीजें सही नहीं चलती है तो स्टूडेंट्स जो है लगातार जो है अपनी कमियों को नहीं पहचान पाते हैं, और जब वो कमियों को नहीं पहचान पाते हैं तो जब आरपीसी का जब मेंस होता है आरएस का, वहां पर जो है नंबर ढंग के नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहां पर कॉपी चेकिंग अगर आगे के दौर में भी नहीं सुधरती है तो आप मान के चलिए कि कुछ नहीं सुधरने वाला कोचिंगों के स्तर पर, आपको ही खुद से ही जो मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ कि कोचिंगों से अगर कोई ढंग की अगर कॉपी चेक कर रहा है ना, तो आपके एआई है, आप, मैं कहता हूँ गूगल जेमिनी पर आप जाइए, उसको सीधा एक वहां पर सवाल अपलोड कीजिए, अपना उत्तर जो है उसको कहिए कि मेरा आंसर चेक करें, तो सारा का सारा डिटेल में जो है 2 पेज में आपका आंसर चेक करके दे देगा कि आपकी मजबूतियां क्या, आपकी कमजोरियां क्या है। और इतने ये कोचिंग वाले लाखों रुपए लेकर भी आपकी ढंग से कॉपी चेक नहीं कर पाएंगे, और यहाँ जेमिनी जो है फ्री में कॉपी चेक कर देगा आपकी, फ्री में। अगली चीज क्या आ रही है, टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में क्या हो रहा है कि आरपीसी के पीवाईक्यू और यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाना। अब हो क्या रहा है कि कोचिंगों वाले ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जो है टेस्ट सीरीज जो फ्रेम कर रहे हैं, जो सवाल बना रहे हैं, वो आरपीसी के पीवाईक्यू अकॉर्डिंग हो, उन्हें नहीं करना। बस मैंने कहा ना, जिस तरीके से कंटेंट बनता है वैसे टेस्ट सीरीज बनती है, 4-5 बच्चों की टीम बना देंगे, उनको कह देंगे भाई आप टेस्ट बनाओ, और उन्हें बस वो टेस्ट सीरीज उनकी बेचनी होती है, और कुछ काम धंधा होता नहीं है। आरबीसी के पीवाईक्यू को फॉलो नहीं करना, फिर होता है यूपीएससी के पैटर्न को। देखो आरएस में अगर आपको आरपीसी को मात देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पैटर्न को जो है यूपीएससी की तरफ जो है ले जाना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ एक बार अगर आपने यूपीएससी का टच दे दिया ना, टेस्ट सीरीज हो चाहे आपके पढ़ाने की स्किल में हो, तो जो है आरपीसी शायद कभी भी आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप यूपीएससी से दूर हैं, आरपीसी के पीवाईक्यू से भी दूर है, तो शायद जो टेस्ट सीरीज बनेगी, जो कंटेंट बनेगा वो ढंग का नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी जो है दिक्कत लगातार हो रही है। और कई सारी ऐसी कोचिंग हैं जो क्या करती है, भी उस कोचिंग ने ये सवाल छापा है उसी को कॉपी पेस्ट करके जो अपने में सवालों में जो छाप देती है, और यूपीएससी में एक चीज जो है खास तौर से देखी है। अगली चीज क्या है, सिर्फ पैसे कमाने का जो साधन बन गया। आज हो क्या रहा है, 30 टेस्ट लगातार दे देंगे आपको कि भाई हम जो है 30 टेस्ट की जो है एक टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च कर रहे हैं मेंस के टाइम, या 15 टेस्ट की। और बच्चे क्या होते हैं 5 से 7 जो है अधिकतर जो है टेस्ट देकर थक जाते हैं, अगले टेस्ट भी नहीं देते, और ये सारे के सारे जो आपके 20-25 जो टेस्ट बचते हैं, सारे के सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं और कोचिंगों की जेब में चले जाते हैं। और वो पैसे तो उनको भी नहीं मिलते जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने तो टेस्ट लिखा ही नहीं तो कॉपी चेक करेगा कौन, वो सब पैसे कोचिंग मालिकों के पास। ये जो है वहां पर बिजनेस चलता है और कुछ नहीं होता। और फिर क्या टेस्ट सीरीज में कि सिंपल, मॉडरेट और टफ
सवालों का अनुपात ठीक से मैनेज नहीं कर पाना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कोचिंगों की टेस्ट सीरीज की। अब टेस्ट सीरीज देखोगे ना, कई सारी ऐसी कोचिंग है जिन्होंने जो पिछला आरएस मेंस हुआ था आपके, उसके आधार पर क्या कर दिया, बहुत ज्यादा जो है वो टेस्ट सीरीज जो टफ बनानी शुरू कर दी, है ना, कि भाई बच्चा आंसर ही क्या लिख लें। और कुछ ऐसे हैं कोचिंग है जो बस उसी दौर में पढ़े हैं, सिंपल के दौर में, कि भाई हाँ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे गोलू मोलू टाइप के, जो 2018 के आसपास पूछे गए थे। तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि कोचिंग ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आरपीसी में जो सवाल आएंगे वो 3 तरह के होंगे, सिंपल भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, टफ होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सारे सारे सवाल टफ आ जाएं और सारे सारे सवाल सिंपल आ जाएं, कहीं बीच का जो है वो रास्ता होगा। लेकिन ये चीजें जो है उनके कंटेंट में, उनकी टेस्ट सीरीज में दिखती नहीं है। अगली दिक्कत क्या है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कंटेंट के साथ, ये ध्यान रखें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आरएस में। और आरएस में कहूं या ज्यादातर जो पीसीएस है, पीसीएस मतलब जितने भी आरएस के लेवल के एग्जाम होते, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे हरियाणा को, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर ना के बराबर ध्यान दिया जाता है, ना के बराबर। तो इसमें हो क्या रहा है, बस प्रीलिम्स के कोर्स बेचने में, इंटरव्यू में पोस्टर छापने तक सीमित है ज्यादातर कोचिंग में। हो क्या कि भाई प्रीलिम्स में ज्यादातर आप कोचिंग में देखोगे सबका फोकस रहता है प्रीलिम्स पर, क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं उसी पर जो उनका ध्यान रहता है, और वहां से जो है कमाई करके वो अपना काम धंधा जो है चलाते हैं। और उसके बाद में क्या होगा, मेंस पर वो ढंग का जो है ध्यान नहीं देते हैं, आंसर राइटिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते कि भाई हाँ बच्चे जो आंसर राइटिंग स्किल पूरी पूरी सीख लें। और उन्हें जबरदस्ती, जिन्होंने एक भी ढंग का आंसर नहीं लिखा है प्रीलिम्स एग्जाम में पास होने से पहले, उनको जबरदस्ती पूछ किया जाता है कि आप मेंस लिखिए। यानी कि आंसर राइटिंग ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट जो है कोचिंग वालों ने दे दिया और आप आंसर लिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। आंसर राइटिंग स्किल सीखने के लिए ढंग के जो है सेशन कराने पड़ते हैं, ढंग से बच्चों को समझाना पड़ता है, पीवाईक्यू के एक एक सवाल को दिखाना पड़ता है कि इसको आप कैसे लिख सकते थे, कैसे नहीं लिख सकते थे। लेकिन वो चीजें नहीं करवाई जा रही है। और इसमें बाद में क्या हो रहा है, प्रीलिम्स हुआ, मेंस में आपको कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि दरअसल आरएस में तो हालत ये हो रखी है, कई सारे टीचर्स को आंसर राइटिंग नहीं आती है कि बच्चों को कैसा आंसर जो अच्छा लिखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करवाया जाता। और बच्चों को ये भी नहीं कहा जाता कि भाई आपको जो है टेस्ट जो है मिनिमम इतने लिखने चाहिए अगर आप आरएस का जो है मेंस जो है वो पास करना चाहते हैं तो। और इंटरव्यू में बस पोस्टर छापो और काम करो, मेंस गई है, और इंटरव्यू के टाइम आपको सारों को बुला लेंगे जो भी इंटरव्यू देंगे कि भाई हाँ हमारे पास जो है आप इंटरव्यू में आ जाएं, और सारी सारी आपको सहायता दी जाएगी इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि उन्हें अपने पोस्टर छापने होते हैं। छठी चीज क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी रही है जो है फाउंडेशन कोर्स। अब फाउंडेशन कोर्स मेरे हिसाब से जो फाउंडेशन एफ है ना, वो फाउंडेशन के लिए नहीं, दरअसल फेलियर के लिए हैं। अधिकतर कोचिंगों के साथ ये दिक्कत हो गई है, वो फाउंडेशन कोर्स के चक्करों में जो बच्चों को फंसा देते हैं, और ये फाउंडेशन कोर्स ही जो है विफलता का सबसे बड़ा आधार बन रहा है। इसमें हो क्या रहा है, लंबे वक्त तक चलते हैं कोर्स फाउंडेशन के, कहते हैं 1.5 साल में हो जाएगा, होता 2 साल तक नहीं है, और 1.5 साल कोई छोटी तो अवधि है नहीं। दूसरी चीज क्या है, समय पर सिलेबस पूरा नहीं होता है, और बच्चों का जो है इतनी अवधि के बाद जो थक जाते हैं, उनकी हालत नहीं होती कि ढंग से जो है आरएस के मेंस को या फिर आरएस के प्री को या आरएस के इंटरव्यू को जो है वो अटेम्प्ट भी कर पाए। तो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स जो है, जो जिस तरीके से बनाए जाते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फाउंडेशन कोर्स होने किस तरीके चाहिए थे, फाउंडेशन कोर्स होने इस तरीके के चाहिए थे कि बच्चे जो है सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़े, स्टैंडर्ड बुक पढ़े, साथ साथ में कोचिंग सिर्फ ये काम करें कि बच्चों को क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, वहां पर उन्हें काम करना चाहिए था। कोचिंग ये काम करें कि आप आंसर राइटिंग किस तरीके से हम जो है आपकी इनहांस कर सकते हैं। कोचिंग ये काम करें कि आपके प्रीलिम्स में ऐसे सवाल हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं जो आपको आते भी नहीं। ये काम जो है कोचिंगों के होने चाहिए थे, लेकिन कोचिंग तो क्या करते हैं, हम आपका बेस बना रहे हैं, और बेस बना बना के, मूर्ख बना बना के जो है लंबे लंबे कोर्स जो है वो बना देते हैं और जो लूटते चले जाते हैं। जबकि ये जो फाउंडेशन कोर्स है, दरअसल यही जो है विफलता का सबसे बड़ा आधार बन रहा है। और ये सेम चीज यूपीएससी में हो रही है, दृष्टि आईएएस जो, संस्कृत आईएएस जो, क्यों हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो रहा, यही कारण है, सबसे बड़ा गुनेगार ये है। आप वहां चले जाइए, आप उनके पूछ लीजिए दोनों कोचिंगों को जाकर कि आपके फाउंडेशन कोर्स से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ना के बराबर सिलेक्शन है। ज्यादातर बच्चों को जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो सेल्फ स्टडी वाले हैं। सातवीं चीज क्या रही है, करंट अफेयर्स, जो मैंने खास तौर से चीज देखी, ये यूपीएससी में नहीं है। यूपीएससी में बच्चे करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर जो है वो इसी से लिंक होकर आता है वहां पर। लेकिन आरएस में क्या हो रहा है कोचिंगों में, कि कमजोर पकड़ है, एक तो खुद की टीचर की कमजोर पकड़ है, एक पूरी पूरी कोचिंग की कमजोर पकड़ है, दूसरी तरफ बच्चों की भी कमजोर पकड़ है। यहाँ पर कमजोर पकड़ होना जो सबसे बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है, डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ाया नहीं जा रहा है ना। और जो मैगजीन्स वगैरह बन रही है वो आरएस मेंस के लायक ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो मैगजीन बन रही है वो वन डे एग्जाम टाइप की बन रही है, कि भाई आप बस वन डे एग्जाम पास कर लो और फ्री हो जाओ, और कुछ नहीं है, क्योंकि ढंग का वैल्यू एडिशन कंटेंट नहीं मिल रहा है वहां पर। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। करंट अफेयर्स में कैसे दिक्कत है, जैसे कि अभी जो सवाल आए थे कई सारे, राज्यपाल पर सवाल आया था, अगर आपको पता है तो, ठीक है, पूरी पूरी जजमेंट उन्होंने पूछ ली, क्या किसी भी ढंग की कोचिंग ने ये बात की थी? मुझे तो लगता है 90% से ज्यादा किसी भी कोचिंग ने कोई ऐसी बात नहीं की होगी, ऐसा सवाल भी आ सकता है, और हम जो है आपको अच्छा कंटेंट दे देते हैं यहाँ पर, और मैगजीन में भी ढंग का कंटेंट नहीं होगा। फिर जो है इसी तरीके से जो है आपके जो है एमएसपी को लेकर सवाल आया था। अब इस मामले में ज्यादातर ने तो ये बात कह दी होगी कि भाई आप जो है स्लेब याद रख लेना, ये स्लेब क्या, ये जो टैक्स जो ये निवेश वगैरह जो है ना चेंज हुए ना, इनको आप याद रख लेना। बस एक ही पॉइंट जो है ज्यादातर को ये बताया था, बाकी सारी सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं छूट गई कि ये चीज याद करनी है आपको, कम से कम 5-7 पॉइंट उसमें लिखने थे।
लेकिन वो चीज़ें गायब हो गई। ऐसे ही जो है परमाणु जो मिशन आया है उस पर भी जो है कमजोर पकड़ है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि बजट पर बता दिया कि भी हाँ परमाणु मिशन ये वो, नहीं, डिटेल में कि इस तरीके से बच्चों को याद करवाओ कि जो है वो बच्चे एग्जाम तक ना भूलें। वो चीज़ नहीं हो रही, उस तरह की कल्चर अभी तक नहीं बनी है। करंट अफेयर्स जिस तरह का रटवाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो रहा है। ठीक है ना, बस गोले भर के आ जाओ, इससे ज्यादा करंट अफेयर्स पर पकड़ नहीं है। आज बच्चों को अगर कह दिया जाए, आरएस के बच्चों को कि भाई अभी लद्दाख में जो विवाद हो रहा है उसमें क्या गलतियां, किसकी गलतियां, सरकार की गलती है या फिर जो है लोग जो आंदोलन करें उनकी गलती है, या फिर कहेंगे इसका असली जो है मुद्दे का कारण क्या, क्यों ऐसे हिंसा वगैरह हुई है, क्यों है ना, तो उनके बारे में शायद लिख भी नहीं पाए। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कोचिंग, एक तो है कि कोचिंग के टीचर भी ढंग से नहीं पढ़ा पाते, और दूसरी तरफ उनको इस तरफ जो फोकस ही नहीं करवा पाते कि भी जो है आप जो है कमांड बना पाए करंट अफेयर्स पर। है ना, ये बात बता दी, वनडे एग्जाम में प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें चलती है करंट अफेयर्स में, इससे ज्यादा नहीं चलती। आठवीं चीज क्या है, टीचिंग स्किल्स में कमी है। किस तरीके से कमी है भाई, रटन विद्या पर जोर चलता है, कुछ नहीं चलता। टीचर आएगा आपको नोट्स लिखवाएगा, अरे भाई 10वीं 12वीं के बच्चे नहीं है कि आप जो उनको नोट्स लिखवा रहे हो किताब में, वो चीज होनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में, चाहे बच्चा कमजोर हो चाहे कुछ और हो। अगर बच्चे को आपके बेसिक मजबूत करवाने हैं तो बच्चे को कहोगे आप एनसीईआरटी पढ़ो, आरबीसी पढ़ो, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमसे पूछो कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही, वो चीज आपको करनी चाहिए। आप बच्चों की तरह नोट्स लिखवा रहे हैं उनको कि भाई यहाँ फलानी चीज ये हुई थी, फलानी चीज वो हुई थी, फिर फाउंडेशन कोर्स आपके ढंग से पूरे होते नहीं है और ये रटन विद्या चलती रहती है। और अब आरपीएससी ना यूपीएससी वैसी रही है कि आप जो है नोट्स लिखवा लिखवा के बच्चों को पास करवा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। 10वीं 12वीं में भी नंबर नहीं आएंगे ऐसे, तो ये ध्यान रखिए आप उस तरीके से बच्चों को ना पढ़ाएं जो पुरानी जो है विद्या चल रही थी। दूसरी चीज दिक्कत क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग की कमी है। टीचर की स्तर पर ही कमियां चल रही है पूरी की पूरी, कि भाई हाँ उन्हें खुद ही जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बच्चों पर भी फोकस नहीं करते कि उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग बन पाए और कंसेप्चुअल के स्तर पर जो है बच्चे और ज्यादा इंप्रूव कर पाए, वो चीजें नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तीसरी चीज क्या है, कंटेंट के प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकते हैं वो नहीं सिखा सकते। वो आपको पुलिंदा दे देंगे इतना बड़ा, या फिर नोट्स लिखवा देंगे वहां पर क्लास में, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे इनका प्रैक्टिकल यूज किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से इन नोट्स के माध्यम से आप अच्छा इंट्रो बना सकते हो, अच्छा कंक्लूजन बना सकते हो, अच्छी मेन बॉडी बना सकते हो। कभी भी बात नहीं होगी उनकी, बस नोट्स पूरे होते जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स भी टाइम से पूरा नहीं होगा, और लास्ट तक जाकर आपको ये पता लगेगा कि यार मेरे आंसर राइटिंग में बड़ी वीकनेस रह गई है। क्यों वीकनेस रह गई है, इसीलिए वीकनेस रह गई क्योंकि प्रैक्टिकल यूज कभी दरअसल सीखा ही नहीं, बस आपको जो है पुलिंदे देते गए वो और आपको उनको समेटते गए, कभी भी प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते थे वो कभी नहीं सिखाया। और नौवीं चीज क्या, माइंड वॉशिंग, है ना, माइंड वॉशिंग कहो या ब्रेन वॉशिंग कहो, थोड़ा सा ब्रेन वॉशिंग ज्यादा जो है यूज होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रेन वॉशिंग में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो कि इस ब्रेन वॉशिंग के कारण हुआ है कि सेल्फ स्टडी से बच्चों को पूरी तरीके से भगा दिया है। कहीं पर भी जाओ आप, यूपीएससी में जाओ, चाहे जो यहाँ पर जो आपके कोचिंग है आरपीएससी के, है ना, प्रिपरेशन के लिए वहां पर जाओ, तो वहां पर हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कह रहे हैं कोचिंग वाले हम आपकी प्रिपरेशन पूरी करवा देंगे, आपको न एनसीईआरटी पढ़नी है, ना स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, ना कुछ और पढ़ना है, सब कुछ हम करेंगे आपके लिए। और इस कारण हो क्या रहा है, इसी झांसे के कारण जो है बच्चे सेल्फ स्टडी से पूरी तरीके से भाग चुके हैं। और ये जो है ब्रेन वॉशिंग का ही जो इसका आधार बन रही है। इसके साथ में क्या है, रील्स और सिग्मा की दुनिया में तक जो है बच्चों को सीमित कर देना, बस रील्स देख के आ जाते हैं बच्चे, इंस्टाग्राम पर रील देख ली कि फलाना टीचर ऐसे पढ़ा रहा है वैसे पढ़ा रहा है, ये जो है बातें हो रही है वहां पर, और उसी के आधार पर जो है वहां पर वो जाता है, और बाद में पता लगता है कि भाई ये जो मास्टर है वो सिर्फ रील की दुनिया तक ही सीमित है, इसका आरपीएससी मेन से लेना कुछ है ही नहीं, लेना है ना देना है ना, ढंग के आंसर किस तरीके से लिखे जाते हैं उससे खुद से भी नहीं लिखे गए, इसीलिए यहाँ पर इंस्टाग्राम पर रील में जो है वो चर्चा में रह रहा है। ये चीजें हो रही है लगातार, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ब्रेन वॉशिंग हो रही है, बच्चे अंधभक्त बन रहे हैं टीचरों के कि भाई हाँ यही टीचर है जो हमें पास करवाएगा। अरे नहीं करवा सकते, किसी भी हालत में नहीं करवा सकते। आप उन टीचर से बिठवा के अच्छा आंसर लिखवा लो, इस बार जो पीवाईक्यू हुए हैं 2024 के मेंस के, वो खुद नहीं लिख पाएंगे। तो आप चीजों को समझना पड़ेगा, किसी भी चीज में, चाहे राजनीति हो, अर्थनीति हो, चाहे कोचिंग की विद्या की नीति हो, चाहे आपके परिवार में चीजें हो, किसी की भी अंधभक्ति करनी जो आप छोड़ दो। अंधभक्ति जितनी करोगे आपको ही लूटा जाएगा हर बार। अगली चीज क्या है कि एक दो टीचर को जो है पोस्टर बॉयज बनाते हैं, और मार्केटिंग ऐसी करना कि स्टूडेंट जो है सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, कई सारी कोचिंगों में, है ना, यूपीसी में भी है, आरएस में भी है, कि ऐसे एक दो टीचर को पकड़ लेंगे जो है कहीं ना कहीं फेमस हो गए, और उनको क्या करेंगे, वो पोस्टर बॉयज बनाएंगे अपने, कि भाई हाँ इनके आधार पर जो है उनके कोर्स वगैरह बिकते जाए। यही चीजें होती है वहां पर ढंग से जो है काम कभी नहीं करवाया जाता है कि भाई हाँ बच्चों को स्पेसिफिक रख के जो है चीजें की जाए कि भाई बच्चे ज्यादा ज्यादा जो मजबूत हो, वो चीजें बिल्कुल भी नहीं हो रही। और जब ऐसी चीजें होती है ना, बच्चे जो है गलत कोचिंगों के हत्या चढ़ जाते हैं, और जब गलत कोचिंगों के हत्या चढ़ गए तो आप ये उम्मीद मत कर लेना कि भी आरएस मेंस में आप अच्छी परफॉर्म कर पाओगे, कभी भी नहीं होगा, है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और 10वीं चीज है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या अभी कोचिंग होगा कि प्रीलिम्स एग्जाम में ज्यादा बच्चे हैं और उसी की हर वक्त जो है प्रचार करते रहते हैं, यहाँ आपका प्रीलिम्स निकलवा देंगे, वो कर देंगे। और प्रीलिम्स निकलाना यूपीसी का जो आरएस है उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंगल पेपर होता है और कोई निकलवा सकता है। और अब तो आरएस में प्रीलिम्स आने वाले टाइम इतना टफ हो जाएगा कि ये कोचिंग यहाँ पर भी फेल हो जाएगी, अभी तक तो कम से कम पास थी, है ना,
तो लेकिन वहां पर भी फेल होगी क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं, यहाँ पर लूट ज्यादा हो सकती है, पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, यही फोकस हो रहा है। मेंस में जो है मेंटरशिप कोर्स बेचने तक ही सीमित है ना, ये इनका बिजनेस मॉडल है बस। और बिजनेस मॉडल में सबसे बड़ा फेलियर है। चीजें होनी ऐसी चाहिए थी कि आप बिजनेस मॉडल में फोकस इस चीज पे होना चाहिए था कि बच्चा जब कोचिंग से बाहर निकले तो इतना मजबूत हो तो उसकी ना प्रीलिम्स कमजोर रहे, ना मेंस कमजोर रहे, ना इंटरव्यू कमजोर रहे, होलिस्टिक रूप में जो उसकी प्रिपरेशन हो पाए। आज के दौर में कोचिंगों की जयपुर में जो हालत है ना, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं उससे खराब, कई गुना खराब हालत है। मेरी तो स्कूल ढंग की थी कम से कम, वहां पर इतना कम से कम बच्चों को मजबूत बनाया जाता था कि जब समाज में बाहर निकले तो सब चीजें वो बोल पाए, लिख पाए। लेकिन यहाँ वही चीजें नहीं हो रही। यहाँ बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और 11वीं चीज क्या है, असीमित स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट। कि आपने किसी भी कोचिंग में, यानी कि मैं कहता हूँ हाँ एक दो कोचिंग मैंने जरूर सुनी है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि हम स्टूडेंट इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे, और वो सबसे ज्यादा मैं कहूँगा सराहनीय कदम है। और ऐसी कोचिंग अगर आ रही है तो मेरे हिसाब से उनका आपको जो स्वागत करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर मामलों में हो रहा है कि असीमित जो है स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हो रहा है, यानी कोचिंग वाले पाबंदी भी नहीं लगा रहे कि भाई साहब हमारे पास 10,000 स्टूडेंट हो चुके हैं, अब नहीं हम आपको पढ़ा पाएंगे, हमारे टीचर आप पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, हमारे मेंटर्स आप पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, हम कॉपी चेकिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। आप किसी भी कोचिंग आरएस की पर जाएं, लगातार आपको जो है वो कोर्सेज जो है वहां बिकते दिखेंगे। यही यूपीएससी में होता है। कभी भी आप ऑनलाइन जो फलाना कोर्स खरीदो, ढिंगबाना कोर्स खरीदो, टेस्ट सीरीज खरीदो, कभी भी खरीद सकते हैं। जबकि हकीकत क्या होती है, किसी भी कोचिंग की एक क्षमता होती है, उससे ज्यादा अगर वो फैलने की कोशिश करेगी तो अपने क्वालिटी को गिरा देगी पूरी तरीके से। और यही हो रहा है, उन्हें क्वांटिटी चाहिए सिर्फ, और क्वांटिटी के आधार पर उनके पैसे छपेंगे, है ना। बच्चों से कोई भी उनका जो है वो लिंकेज नहीं है कि भाई हाँ बच्चों की भलाई हो जाए ढंग से। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर और फेलियर है कि भाई हाँ असीमित स्टूडेंट्स का जब आप इनरोलमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है अपने कंटेंट से, आपके जो क्वालिटी है उससे जो है आप जो है कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हैं। और यही मेरे हिसाब से जो है मोटे तौर पर जो है आरएस मेंस का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें जो कोचिंगों के जो फेलियर का जो है वो सबसे बड़ा जो है ये आधार बने हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी नए हैं। और मैं उन्हें इतना ही कहूँगा, आरएस एग्जाम में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद से पढ़ना सीखना पड़ेगा। आप इन ऑथेंटिक सोर्सेज को जो है कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बस इतना कह सकता हूँ, ये तो ऑथेंटिक जो सोर्स है एनसीईआरटी, आरबीसी, स्टैंड बुक्स, इनकी तरफ इनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करें और कोचिंगों के बिल्कुल भी झांसे में नहीं आए। और ये प्रैक्टिस अपना ही, आप एनसीईआरटी आरबीसी सबसे पहले पढ़ें, फिर स्टैंड बुक्स की तरफ जाएं और फिर हाई वैल्यू एडिशन करें आप। मैं बस इतना कह सकता हूँ। और ये भी होगा, कई सारे टॉपर्स आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि उन्होंने सिर्फ कोचिंगों से पढ़ाई की है, लेकिन वैसे टॉपर्स बहुत कम मिलेंगे। और मेरा यूपीएससी का जितना एक्सपीरियंस है, मैंने ज़्यादातर मामलों में देखा है फाउंडेशन के बच्चे ना के बराबर पास होते हैं। ज़्यादातर बच्चे वही पास होते हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी के थ्रू चीज़ें की थी। अगर अगली बार मेंस में अगर आपको धोखा नहीं खाना है तो मैं बस इतना ही कहूँगा, आप जो है खुद से मेहनत कीजिए और खुद से आगे बढ़िए। अगर कोई कोचिंग वाला कह रहा है कि हमारे कंटेंट से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब है कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और कोचिंग अगर इसी तरीके से अगर चलती रही तो मान के चलिए कि आरपीसी उस लेवल पर चली जाएगी कि सिलेक्शन ही नहीं होंगे। और प्लस अगर ऐसे ही रहती है लगातार तो हिंदी मीडियम के सिलेक्शन जो है आरएस के स्तर पर भी लगातार घटते जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जो बेवकूफ़ बनते हैं यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, गाँवों के बच्चे हैं, उन्हें ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्योंकि लूटना आसान होता है, घरों से इतने बाहर नहीं निकलते हैं कि वो चीज़ें देख पाए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो फिर भी कम से कम समझ लेते हैं चीज़ों को कि भाई हाँ ये मेरे उल्लू बना रहा है। लेकिन हिंदी मीडियम चीज़ें इतनी समझ में आती नहीं, क्योंकि स्कूलों में ढंग के टीचर तक नहीं मिलते। और यहाँ पर एक कोई ढंग का टीचर मिल जाए, थोड़ा बहुत भी अगर ढंग का हो ना, तो भी कहते हैं वाह क्या पढ़ाया है। लेकिन वो ढंग का इतना नहीं होता है कि आरपीसी की जो है वो बराबरी कर पाए ना। उस चीज़ का आप ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है हैंडल करें, ताकि अगले मेंस में जो है बिल्कुल भी दिक्कतें ना हो। बाकी मेरी तरफ से राम राम सा।